हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री विद निकेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने हमारी पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक आज के हमारी नई क्लास में देखेंगे आईयूपीएसी। हाइड्रोकार्बन का ही एक आगे का क्रम है आईयूपीएसी। अब ये आईयूपीएसी क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसको हम 2 मिनट समझेंगे, फिर हमारे टॉपिक पे हम आएंगे। तो देखो आईयूपीएसी का पहले तो हम देखेंगे पूरा नाम क्या होता है, तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि कई सारे कंपाउंड्स है वायुमंडल में, तो यहाँ भी है, विदेशों में भी वो कंपाउंड्स है, तो इस पूरे वर्ल्ड में उस कंपाउंड को एक ही नाम से जाना जाए, उसके लिए एक ऑफिशियल नेम की आवश्यकता थी, जिसको हम कहते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जिसका भी कंपाउंड का नाम जो भी होता है वो ऑफिशियल नेम होता है, वो पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आईयूपीएसी में सबसे पहले पहला रूल, इसके कुछ रूल है। तो रूल क्या है, तो हम पहले सबसे पहला रूल देखते हैं, सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना। सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना। ठीक, सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला यानी कि कार्बन के जो परिवार हैं, उस परिवार में सबसे अधिक कार्बन जिधर है, जिस यौगिक में जहां पे सबसे अधिक कार्बनिक परिवार है उसका चयन करना। जैसे एक एग्जांपल देखो, अब यहां पे इसकी संयोजकता के लिए हाइड्रोजन से हैं, अब यहां पे चारों तरफ इसके हाइड्रोजन से हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कि अपनों ने कहा था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, उसको पहले एल्केन कहते हैं। तो यहां पे सभी जगह कार्बन के एकल बंध है। ठीक है, अब यहां पे देखो कि यहां पे सबसे अधिक जो कार्बनिक श्रृंखला बन रही है वो ये सीधी बन रही है, इससे अधिक कार्बन का स्टार है ही नहीं, ये एक सीधी संरचना में। तो यहां पे देखो इसके नाम क्या, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6। अब कार्बन 6 के लिए मैंने तुमको बताया था कि कार्बन 6 के लिए होता है हेक्स, और एल्केन है इसलिए इसमें लगेगा हेक्सेन। ये तो हो गई पहला रूल, जहां पे सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना अपन को। अब दूसरा है इसका नंबरिंग करनी। क्या करनी, नंबरिंग करनी। अब यहां पे तो कहीं नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, परंतु क्या होता है कि कभी कभी किसी कार्बनिक श्रृंखला के अलावा कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी रह जाते हैं या अन्य यौगिक रह जाते हैं जो उस चयन में नहीं आते हैं, तो उनको अपन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के रूप में जानते हैं। जो किसी कार्बनिक श्रृंखला में नहीं आते हैं उनको अपन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के रूप में भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इस रूल को बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। ये जो CH4 होता है, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, उसको अपन कहते हैं मेथेन। ठीक है, अगर मैं इस संयोजकता में से एक H को कम कर दूं, यहां पे CH4 है, इसकी जगह मैंने कर दिया CH3, तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, किसी और के साथ बंध बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ भी बंध बनाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको मेथेन नहीं कहते, अपन कहते हैं मेथिल। जैसे C2H6 एथेन का सूत्र है, अगर मैं इसमें एक H कम कर दूं तो इसको बोलेंगे एथिल। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक H कम हो जाता है तो उसको मेथेन की जगह मेथिल, एथेन की जगह एथिल, प्रोपेन की जगह प्रोपिल, इस तरीके से कहा जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं अपन सेकंड रूल की। जैसे कि यहां पे कोई कंपाउंड दे रखा है, ये इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए अपन इसके चारों ओर हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। सबसे पहले
फर्स्ट रूल, सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करो। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सबसे अधिक कार्बन कहां नजर आ रहे हैं तुमको? हाँ बिल्कुल सही, 6 कार्बन। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, बड़ी श्रृंखला हो गई, अपन को बड़ी चाहिए ना? नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि नंबरिंग करते समय क्रमबद्ध नहीं नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी एक सीरीज में होना चाहिए। अपन जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, सबसे बड़ी कार्बनिक चेन बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो बॉक्स में बंद हुई सबसे बड़ी श्रृंखला है, इसको कहेंगे अपन मुख्य संरचना, मुख्य श्रृंखला। क्या कहेंगे इसको? मुख्य श्रृंखला। अब यहां पे तुमको दिख रहा है कि सर ये CH3 बाहर है, दिख रहा है ना? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेथिल। मेथिल तो कहेंगे ही, साथ में ये जो समूह होता है इसको कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह वे समूह है जो मुख्य श्रृंखला के अलग होते हैं, जो मुख्य श्रृंखला से अलग हुए होते हैं, जिनको परिवार से अलग किया गया है, वो हो गए प्रतिस्थापी समूह। ओके, क्लियर? अब बात करते हैं नंबरिंग करने की। तो ये जो है वो इसकी संतान है। एक तरीके से समझो, ये एक परिवार है, एक फैमिली है कार्बनों की। इस परिवार में इस कार्बन के पास एक संतान है, बाकी किसी कार्बन के पास कोई संतान नहीं है। अपन जानते हैं कि किसी के पास संतान होती है वो घर का बहुत लाडला हो जाता है, बिल्कुल। तो अब ये जो लाडला है इसको क्या देनी है? प्रायोरिटी। इसको देनी है प्रायोरिटी, वरीयता। क्या देनी है? वरीयता। नंबरिंग करने का नेक्स्ट रूल है कि जिस कार्बन से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है उस प्रतिस्थापी समूह से जुड़े कार्बन को वरीयता दी जाएगी, ठीक है? इसको हम ऐसे समझेंगे। अब मैं यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 4 कार्बन चौथे नंबर पे आ रहा है, और यहां से गिनने पर 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सा है सही है? बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, नहीं हो सकता। मैंने फिर से कह रहा हूं, नंबरिंग करने का सीधा रूल है कि जो संरचना मैं नंबरिंग कर रहा हूं वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। 1 2 3 4 ऐसा क्रम सीरीज वाइज होना चाहिए। यूं नहीं कि अपनों ने 1 यहाँ कह दिया 2 वहां 3 वहां, ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे अपनों ने नंबरिंग तो कर दी। ये किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 नंबर के कार्बन से। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो यहां पे अपन लिखेंगे 3 मेथिल। अब यहां पे देखो 3 मेथिल क्यों लिखा? तो बताने के लिए कि 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है मेथिल, यानी 3 नंबर का कार्बन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली का इंपॉर्टेंट सदस्य है। और यहां पे कितने कार्बनों का परिवार है? ये हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। ये होगा इसका आयुपेसी नाम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 3 के बाद डैश कंपलसरी है, होना चाहिए। मेथिल हेक्सेन बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे कई बार एक और डाउट होता है कि सर यहाँ पे एक है, ऐसे में से किसी और के पास भी हुआ तो यहाँ पे जैसे एक समूह जुड़ा हुआ है, हो सकता है इस कार्बन की भी संतान हो गई हो तो इसके पास भी समूह होगा, तो हो सकता है अपन उसको भी सीख लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मैंने यहां भी CH3 जोड़ दिया आपके कहे अनुसार। अब देखो यहां से गिनो 1 2 3 4, यहां से गिनोगे तब भी 3 और 4। इससे ऐसी कंडीशन में अपन नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्रतिस्थापी समूह सेम हैं, दोनों CH3 हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक प्रश्न और आया होगा आपके मन में कि सर यहाँ पे दोनों प्रतिस्थापी समूह सेम है तो इनका नाम कैसे किया जाए? तो बिल्कुल सही प्रश्न आया है। यहाँ पे 2 के लिए अपन लिखते हैं डाई। 2 अगर एक समान प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह होते हैं उनको एक साथ सामूहिक रूप से लिखने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है।
3 के लिए ट्राई शब्द का उपयोग किया जाता है, 4 के लिए टेट्रा शब्द का उपयोग किया जाता है और 5 के लिए पेंटा शब्द का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही 6 के लिए हेक्सा वगैरह आगे के शब्दों का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों प्रतिस्थापित समूह है, सेम है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे पहले तो कौन कौन से नंबर पे, 3 और 4 नंबर पे। ठीक है, क्या सेम है तो सेम के लिए आएगा डाई, क्या है तो मेथिल है, और 6 कार्बन के लिए वही हेक्सेन। क्लियर? आज अपनों ने 3 चीजें सीखी हैं। सबसे पहले अपनों ने सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला को लेना सीखा, दूसरा अपनों ने सीखा कि नंबरिंग कैसे की जाती है, और नंबरिंग के लिए 3 रूल सीखे। कौन कौन से? तो सबसे पहले जो कार्बन है उसके साथ जो प्रतिस्थापी समूह, जो मुख्य श्रृंखला से अलग जो समूह है उसको वरीयता देना। अगर उसमें 2 समूह सेम है, 2 समूह क्या है, सेम है, तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा शब्द का उपयोग लेना। आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप सभी बताइएगा जरूर, और कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, मेरी आवाज सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी चीजें वो आप कमेंट करके बताइए ताकि अगले वीडियो में अपन उसको सुधार कर सके। और नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे क्रियात्मक समूह सब जुड़े हों तब क्या होता है, 2 अलग अलग प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों तब क्या होगा। तब आगे के नेक्स्ट रूल्स अपनी अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।